according to Article 161, the governor shall be empowered under the executive power of the state to pardon or suspend। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराए गए स्टेट ऑफ पार्डन और सस्पेंड, दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है उसको, या निलंबन या पाउज विराम और लघुकरण समझते हैं, हाँ, डिस्पाइट, है ना, हाँ, किसको, लघुकरण, हाँ, डिस्पाइट, बस इतना लिख लीजिए। वह यह सब कर सकता है, मतलब ठीक है। किसी को सजा में, देखो कोर्ट क्या करता है, आप इस नज़र से समझो, कोर्ट क्या करता है, या तो लोगों को छोड़ देता है या तो लोगों को जेल कर देता है, सजा कर देता है। ये क्या करेंगे, या तो लोगों को सजा दे देंगे, विराम लगा देगा, सस्पेंड कर देगा सजा को, या निलंबन कर दिया, लघु कर दिया, लघु और स्वरूप बदल सकता है, जैसे किसी को मृत्युदंड है, जेल कर दिया, सजा 15 साल है उसे 5 साल कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा कर दिया। तो एक प्रकार से यह भी एक जज की तरह ही काम किया। इसको लिखा है 161 में। लेकिन क्षमा जो शब्द है वो एक बड़ा शब्द है। जैसे किसी व्यक्ति को जब क्षमा किया जाएगा तो वह परामर्श लेता है, मतलब क्षमा आप ऐसे कैसे कर दिए, तो थोड़ा एक आइडिया लेता है कोर्ट से, जानकार लोगों से, इस केसेस में क्या होना चाहिए। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार द पावर ऑफ पार्डन इन एक्सरसाइज्ड, the power of pardon in exercised by the governor only on the advice of council of ministers and in special circumstances the court can test this power। The court can test this power। लिखें, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है, वो तो करेगा, और विशेष परिस्थितियों में न्यायालय से शक्ति का परीक्षण कर सकती है। न्यायालय जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय इसको एग्जामिन कर सकती है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर क्षमा किया। ऐसा क्या था कि जो कोर्ट ने सज़ा दी और गवर्नर ने माफ़ कर दिया, तो उस रीजन को तो बताएंगे ना आप, उस रीजन को वो देखना चाहेंगे, ठीक है। अब आप लिखिएगा विवेकाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर, आर्टिकल 163, डिस्क्रिशनरी पावर उसके आर्टिकल 163 में है, जुडिशियल पावर उसकी 161 में है, ठीक है। देखो, जैसे कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है ना, 2018 में कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी शायद यही कोई 104 सीट जीती थी, है ना। कर्नाटक चुनाव का अगर एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर का है उस पर एग्जाम्पल दें, क्योंकि ताज़ा अभी चुनाव हुआ तो ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा। 104 सीट 2018 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, 37 सीट जेडीएस जीती थी, और कांग्रेस भी बहुत कम जीती थी, बट जेडीएस से ज़्यादा थी और बीजेपी से कम थी। वहाँ 224 विधानसभा सदस्य हैं
इसके हिसाब से 113 पर ही सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 113 तो किसी के पास नहीं था। लेकिन वोटों की जब गिनती शुरू हुई और रिजल्ट ऑलमोस्ट मतलब चल ही रहा था, इसी बीच में कांग्रेस और जेडीएस ने, एक प्रकार से कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर अलायंस की बात कही सरकार बनाने की। तो चूंकि बीजेपी के 104 थे तो जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर के बहुमत हो जाता था। तो यहाँ गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, राज्यपाल का एक विवेकाधिकार है कि त्रिशंकु की स्थिति में उसे सरकार बनाने के लिए बुलाए जो स्थायी सरकार दे सकती है। विवेकाधिकार यहाँ पर उनका जागृत हो जाता है। जैसे वर्तमान में 136 सीट कांग्रेस जीती है, 64 या 65 सीट बीजेपी जीती है। कितना है, 64 है 65 है, 65 है, चलो जो भी है, मतलब यही है। तो अब गवर्नर का यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रह जाता है। एक प्रकार से यहाँ उनके विवेकाधिकार का कोई मतलब नहीं है। अब तो जो बहुमत वाली पार्टी है उसी को आप बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन उस समय 104 बीजेपी प्लस अलग से देखें तो जेडीएस और कांग्रेस 113 से ज़्यादा। लेकिन गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने बताया कि हम दोनों मिल रहे हैं और हमारा बहुमत है, लेकिन जिसका बहुमत नहीं था उसको बुलाया। और येदुरप्पा जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल कहते हैं ना कि आप हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक, तो उनको जो समय दिया गया उस दरमियान बहुमत है नहीं, तो बहुमत कहाँ से सिद्ध करेंगे आप? 113 वहाँ दिखाना पड़ेगा ना लोगों को। तो इस्तीफा देना पड़ा उनको, इस्तीफा दे दिए। फिर जेडीएस और कांग्रेस मिल करके सरकार बनाने के लिए पहले ही बोले थे। तो कुमार स्वामी जो जेडीएस के थे वो चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस के समर्थन से। तो ये दूसरा विकल्प था। डिस्क्रिशनरी पावर में राज्यपाल यहाँ पर कोई गलत नहीं है। भाई त्रिशंकु की स्थिति में जो उनको लगा कि कौन स्थायी सरकार दे सकता है, ये उनके विवेक का मामला था। उन्होंने जो निर्णय लिया वो ठीक था, ठीक है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि जब अलायंस तैयार है, बहुमत है, तब थोड़ा शक होता है कि भाई फिर जिसके पास संख्या नहीं उसको क्यों सरकार के लिए बुलाया। लेकिन ठीक है, एक बड़ी पार्टी के नाते बुलाना, पूछना उनका एक सौहार्द बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दें 1989 का, 1989 का। आर वेंकट रमण साहब राष्ट्रपति थे और जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। अराउंड यही 197, जो मुझे डेटा याद आता है, ये सीट थी जो 272 के आंकड़े से पीछे थी। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पर बहुमत में नहीं थी। और संयुक्त मोर्चा जिसमें बहुत सारी पार्टियां थीं मिल करके बीजेपी ने समर्थन दिया। तो जनता दल के साथ, जनता दल के बीपी सिंह का नाम सुने होंगे आप, प्राइम मिनिस्टर, 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वेंकट रमण साहब ने राजीव गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है तो हम सरकार ही नहीं बनाएंगे। तो ये धर्म है कि लार्जेस्ट पार्टी को, बड़ी पार्टी को आप एक बार पूछिए कि क्या आप सरकार बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसको मैं 1996 का भी दे सकता हूँ। 1996 में जब वाजपेयी साहब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, ये मई 1996 की बात है, तब भी बीजेपी एक लार्जेस्ट, मतलब मेजॉरिटी में नहीं थी पर बड़ी पार्टी थी। उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और वाजपेयी साहब ने शपथ लिया
ये बात और है कि 13 दिन में वो सरकार चली गई क्योंकि उनके पास 272 का जादुई आंकड़ा नहीं था। वाजपेयी साहब ने भाषण में ये कहा भी था कि भाई हमको राष्ट्रपति बुलाए, हम सरकार बना लिए, तो इसमें हमने कौन सी गलती कर दी। हमें भरोसा था कि लोग हमारा साथ देंगे, एक अच्छी सरकार बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने मतलब तो 13 दिन उनकी सरकार चली गई। ठीक, तो मैं इस बात से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 2018 में कर्नाटक में गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट 104 सीट वाली बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। अलबत्ता जेडीएस और कांग्रेस के पास बहुमत था मिल करके, जो कि उनको इतला भी किया जा चुका था, लेकिन सरकार बनी येदियुरप्पा की। ये बात और है कि बहुमत सिद्ध नहीं हुआ और आफ्टर ऑल उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर यही जॉइंट जो लोग आए, अलायंस के लोग, ये सरकार चलाए। बाद में इनकी भी नहीं चली उली, बाद में फिर बीजेपी के लोग आ गए थे। लेकिन ये रूल पर्टिकुलर हर जगह है नहीं। गोवा में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीट थी, लेकिन उसको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। मणिपुर में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीट थी, लेकिन उसको सरकार के लिए नहीं बुलाया गया। आप समझ गए ना? यानी कि ये डिस्क्रिशनरी जो पावर है, ये पर्टिकुलर गवर्नर टू गवर्नर वेरी करता है, क्योंकि ये विवेकाधिकार, कौन व्यक्ति कैसा सोचता है। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, बट सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन दोनों जगह उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया ही नहीं गया। जबकि अगर एक सैद्धांतिक पक्ष इसको देखें तो एक बार पूछना चाहिए कि भाई आप बड़ी पार्टी हैं, आप क्या आप सरकार बनाएंगे? तो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये धर्म जो है ऑलमोस्ट कम ज़्यादा पालन होता रहा है। मतलब खास तौर से स्टेट में इसमें बड़ी अंतर देखने को मिलते हैं, है ना? तो इसीलिए गवर्नर पर देखे होंगे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि गवर्नर जो हैं इशारों पे काम करते हैं, संघ सरकार के इशारों पे काम करते हैं। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कोश्यारी जी के खिलाफ है। और आपने अगर गौर से देखा होगा तो महाराष्ट्र का जो मसला था वो कई करवट लेने के बाद तब जाके सरकार वहां पर किस रूप में आई, क्या समझे? सरकार की कवायद चली रही है कि फडणवीस शपथ ले लिए और वो पवार जी का भतीजा जो अजीत पवार वो उप मुख्यमंत्री बन गया। भाग दौड़ शुरू हुई। शरद पवार बोले कि नहीं, हम तो देंगे ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को। फिर अजीत पवार को लाया गया खेमे में, बहुमत बीजेपी को नहीं था। फिर बाद में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। फिर ऐसे चलते चलाते ये टूट गई उनकी पार्टी, एक नाथ शिंदे हो गए। तो राष्ट्रपति शासन भी बीच में आया थोड़ा सा। इस दौरान जो गवर्नर में जो संदेह दिखा, है ना, तो जैसे हमने कहा कि भाई अगर आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर किसी को सजा, दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करता है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम एग्जामिन तो करेंगे ना कि आखिर वो आधार कौन सा है जिस पे क्षमा किया गया। क्षमा करने की पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो उनकी पावर है, बट एग्जामिन तो कर सकते हैं ना कि ऐसा हमने क्या किया कि जो उसका आधार तो पता कर सकते हैं ना, परीक्षण तो कर सकते हैं। तो इस मामले में आपको मैं याद दिलाऊं, जब उद्धव ठाकरे गए थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो गवर्नर के मसले को सुप्रीम कोर्ट साहब बोला गवर्नर का मामला हटा के बताइए जो कहना है, क्योंकि गवर्नर एक संवैधानिक पद है, उसके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। किसी के शक्तियों पर उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर शक्तियों का बेजा इस्तेमाल है तो एग्जामिन कर लेते हैं। और आपने देखे होंगे कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हमारे कोश्यारी साहब थे, उनको लेकर के अभी हाल ही में जो फैसला आया
कि गवर्नर का निर्णय गलत था ना बताया। एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दिया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नर का विवेकाधिकार अनलिमिटेड है। अगर संविधान की मर्यादाओं सीमाओं का बेहतरी से ख्याल नहीं होगा तो संविधान का जो संरक्षक है, जो विधियों की व्याख्या करता है, उसके रडार में जाएंगे तो देर सवेर पता चलेगा कि कहाँ त्रुटियों का स्तर कहाँ तक था। बस इतना तो पता चलेगा। लेकिन चिड़िया तो चुन चुकी होती है ना खेत। भाई गवर्नमेंट फॉर्म में आ चुकी है, नई तरीके से व्यवस्था बन चुकी है, अब उसमें क्या हो सकता है। भाई माना उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो खत्म हो चुके हैं ना, समझ गए ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है पर्सन टू पर्सन या गवर्नर टू गवर्नर वेरी करता है, बस इतना समझ लेना। जबकि मेरा ऐसा मत है कि बहुत सारे संविधान में संशोधन होते हैं, बड़े सारे निर्देश आते हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा गाइडलाइन कहीं कभी आ जाए ना हो। जैसे कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है ना, कि कुछ चीज़ों में फिक्सेशन हो जाना चाहिए। फिक्सेशन इन द सेंस, जैसे त्रिशंकु की स्थिति बन गई स्टेट में, और सिंगल लार्जेस्ट कोई जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट छोड़ दीजिए, बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट का मतलब बहुमत आप समझते होंगे, इसलिए मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। जो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है जो जीता है, या रूल बना दो कि उससे एक बार पूछोगे ही आप। अगर उसने दावा पेश नहीं किया है, एक तो दावा भी पेश किया जाता है ना कि साहब हम सरकार बनाएंगे, अगर उसने दावा पेश नहीं किया तो आप रहने दो, अवॉइड कर दो। भाई जब आपने पूछा ही नहीं तो हमने आपको बुलाया नहीं। लेकिन अगर उसने कहा कि साहब हमको भी अवसर दीजिए सरकार बनाने का, तो एक बार उससे पूछो जरूर। और मान लिया और बड़ा संशोधन चाहते हैं तो भाई बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के नाते मैं आपसे पूछता हूं, आप सरकार बनाएंगे? तो उसको अगर जुटा सकता है तो बोलेगा हाँ साहब बनाएंगे, तो बोले कि ठीक है, जरूरी विधायक का सूची हमको भेज दीजिए। और जरूरी विधायक का सूची नहीं दिया तो आप उसको बाहर कीजिए। भाई जैसे कर्नाटक में 2018 में 104 सीट बीजेपी आपने बुलाया, बिल्कुल दुरुस्त था, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार पूछ लेते कि 104 आपके पास हैं और अभी इसमें से 9 विधायक कम हैं 13 विधायक होने में, 113 में 9 का भी नाम बता दीजिए। अब 9 का नाम कहाँ से लाएंगे फर्जी? 9 का नाम नहीं ला पाएंगे ना, दूसरी पार्टी का थोड़ी नाम लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब कम रहता है ना, जैसे सत्ता में आप सरकार बन गए, उसके बाद ये डाउट रहता है कि कहीं खरीद फरोख्त वाला जो मामला, भाई 15 दिन के लिए बहुमत सिद्ध करने का टाइम दे दिया जाए, फिर इसी बीच में लगे करोड़ों का धंधा होने लगे, हार्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो यह भी ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो गवर्नर बड़ा जिम्मेदार पद है। ये बात और है कि हारे हुए मंत्री, हारे हुए विधायक जो समर्पित होते हैं पार्टी के, उन्हीं को राजभवन भेज दिया जाता है और एक पॉलिटिकल पोस्ट के तौर पर काम होता है, जबकि हकीकत है कि बहुत अच्छा संवैधानिक पद है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्यों में गवर्नर होता है। तो मैं बात कर रहा था विवेकाधिकार की। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो विवेकाधिकार है गवर्नर की, वो आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। एक तो त्रिशंकु की स्थिति में किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, यहाँ विवेकाधिकार उनका जागृत हो जाता है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा 2 तरीके का विवेकाधिकार आपको लिखा देते हैं। एक संवैधानिक विवेकाधिकार,
एक अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार। तो हेडिंग एक बना लेंगे तो ज़्यादा सुविधा में रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनेशन, डिस्क्रिशन लिख लीजिएगा। संवैधानिक विवेकाधिकार। संवैधानिक विवेकाधिकार क्या है बच्चा? लिखो, टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द फेलियर ऑफ, टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द फेलियर ऑफ constitutional machinery in state to the president under article 356। इसमें लिखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रेषित करना। ठीक है, ये उसका संवैधानिक एक प्रकार से डिस्क्रिशनरी पावर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर प्रदेश की जो मशीनरी है यानी सरकार है, उस संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, और अगर ऐसा लगता है किसको? गवर्नर को। गवर्नर संवैधानिक पद है ना यार, वो तो देखेगा ना, जैसे राष्ट्रपति संविधान का सुरक्षा वो तो देखता है ना, राज्य में व्यवस्था कैसी चल रही है। तो राष्ट्रपति को 356 के अंतर्गत लिख सकता है कि भैया यहाँ मशीनरी फेल है। तो 356 में क्या लगता है? प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को हटा दिया जाता है, विधानसभा या तो टर्मिनेट कर दी जाती है या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन की स्थिति में बहाली हो सकती है, टर्मिनेशन की स्थिति में इलेक्शन ही होगा, है ना। जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग सस्पेंड अब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शंका रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 महीने के भीतर दोनों सदनों में बारी बारी से इस डिसीजन को पारित कराना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था विवेकाधिकार की। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो विवेकाधिकार है गवर्नर की, वो आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। एक तो त्रिशंकु की स्थिति में किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, यहाँ विवेकाधिकार उनका जागृत हो जाता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा 2 तरीके का विवेकाधिकार आपको लिखा देते हैं, एक संवैधानिक विवेकाधिकार, एक अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार। तो हेडिंग एक बना लेंगे तो ज़्यादा सुविधा में रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनेशन, डिस्क्रिशन लिख लीजिएगा। संवैधानिक विवेकाधिकार। संवैधानिक विवेकाधिकार क्या है बच्चा? लिखो, टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356। इसमें लिखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रेषित करना। ठीक है, ये उसका संवैधानिक एक प्रकार से डिस्क्रिशनरी पावर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर प्रदेश की जो मशीनरी है यानी सरकार है, उस संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, और अगर ऐसा लगता है किसको? गवर्नर को। गवर्नर संवैधानिक पद है ना यार, वो तो देखेगा ना, जैसे राष्ट्रपति संविधान का सुरक्षा वो तो देखता है ना, राज्य में व्यवस्था कैसी चल रही है। तो राष्ट्रपति को 356 के अंतर्गत लिख सकता है कि भैया यहाँ मशीनरी फेल है। तो 356 में क्या लगता है? प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को हटा दिया जाता है, विधानसभा या तो टर्मिनेट कर दी जाती है या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन की स्थिति में बहाली हो सकती है, टर्मिनेशन की स्थिति में इलेक्शन ही होगा, है ना। जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग सस्पेंड अब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शंका रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 महीने के भीतर दोनों सदनों में बारी बारी से इस डिसीजन को पारित कराना पड़ता है।
तो सबको पता है कि लोकसभा में बहुमत है सरकार का, वहाँ तो पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में यह मामला अटक जाता है। तो ऐसे केसेस में सरकारें भी सोचती हैं कि बच जाएं, मतलब मान लो नहीं पारित कर पाए, या तो राज्यसभा में भी आपका बेजोड़ बहुमत हो, दोनों जगह से आप पारित करा लीजिए, अब टर्मिनेट कर दीजिए, आप टर्मिनेट डे 1 कर दीजिए टर्मिनेट। लेकिन टर्मिनेशन की स्थिति में ध्यान रखिएगा, अब बहाली नहीं हो सकती, अब इलेक्शन ही हो सकता है। और माना राज्यसभा में बहुमत गिर गया तो आपको फिर सस्पेंड ही रखना ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो। बिहार का एग्जाम्पल कभी पढ़ाते समय दिए होंगे आप लोग, दिए थे कि नहीं? हाँ, दिया था सिखा, बिहार का राबड़ी देवी सरकार का। हाँ, राबड़ी देवी सरकार में जब आया कि आर्टिकल 356 लगाया जाए तो वाजपेयी साहब उसको अवॉइड कर गए, और के नारायणन साहब राष्ट्रपति थे। तो एक केंद्र अपना प्रतिनिधि भेजा कि एक बार पता कराने के लिए कि वाकई में एक्चुअल में और क्या स्थिति है। हालांकि इस समय बड़ा टाइम लगा, स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ी, रणवीर सेना और ऐसा माओवाद बहुत चल रहा था बिहार में, मतलब अतिरिक्त हिंसा थी बिहार में, हत्या बहुत हो रही थी, एक प्रकार से मशीनरी जिसको फेल बोलते हैं वही था। आफ्टर ऑल बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत दिनों के बाद वाजपेयी साहब ने सिफारिश कर ही दिया कि आर्टिकल 356 लगा ही दिया जाए। के नारायणन साहब उनसे भी 2 कदम आगे, उन्होंने कहा कि इस पर फिर से विचार कर लीजिए, रिकंसिडरेशन के लिए मंत्रिपरिषद को वापस कर दिया। वाजपेयी साहब ने 1 साल विचार ही नहीं किया, मतलब पेंडिंग में हो गया मामला। लेकिन ये मामला जब चलता रहा तो उन्होंने फिर राष्ट्रपति शासन के लिए दोबारा रिकमेंड कर दिया। और आप जानते हैं कि दोबारा जब कोई रिकमेंडेशन जाता है तो राष्ट्रपति उसको तिबारा नहीं भेज सकते, दोबारा नहीं भेज सकते, मतलब उनको अब सहमति देना ही है, तो राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बिहार की विधानसभा को सस्पेंड किया था, टर्मिनेट नहीं किया था, क्योंकि वाजपेयी साहब जानते थे कि लोकसभा में तो हम पारित करा लेंगे, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, गिर जाएगा। और वो जो राबड़ी सरकार थी, लालू प्रसाद तो जेल चले गए थे 4 आवर में ना, तो उन्हीं को तो प्रतिष्ठित करके गए थे, अपनी पत्नी को। तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी वो, राबड़ी देवी सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी। तो उन्होंने, कांग्रेस क्यों देगी आपको राज्यसभा में समर्थन, और वाजपेयी साहब का मतलब जो अलायंस था उनका बहुमत नहीं था। तो राज्यसभा में जो जैसा सोचा गया था वैसे ही लोकसभा में पारित, राज्यसभा में गिर गए। 2 महीने के अंदर अलग अलग सदनों में पारित कराना होता है। राबड़ी देवी सरकार को बहाल करना पड़ा, बहाल हो गई, फिर सरकार रही। तो ये गवर्नर स्टेट में मशीनरी फेल होने की स्थिति में, है ना, लिख सकता है राष्ट्रपति को कि साहब 356 की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है ना। आगे लिखें आर्टिकल 200, या अंग्रेजी में इस तरह से लिखें, डिसीजन टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन। आपको मैंने बताया था, आपको ये पहले बता चुका हूँ आर्टिकल 200, बट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर हम बता रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इसको फिर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। हमने आपको क्या बोला है कि कोई भी बिल की क्या परिस्थितियाँ होती हैं, गवर्नर या तो उसको अपनी सहमति दे दे या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, है ना। क्यों भाई, या तो मना कर देगा या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे या तो सहमति दे दे या राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर ले। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर विधानमंडल ने कोई ऐसा निर्णय लिया जो राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा है
कि मंत्रिपरिषद की जो ये सदन का जो यानी विधानमंडल का जो फैसला है उस पर अंतिम मुहर तो गवर्नर की लगेगी ना। तो अगर उच्च न्यायालय के जजेस की या कुछ भी ऐसी कोई कमी, कुछ पावर घटाई, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उभर जाएगा, वो भेज देगा गवर्नर उसको, किसको, राष्ट्रपति को, संरक्षित कर लेगा उसके लिए कि इस पे हम नहीं निर्णय लेंगे, हम वहां भेज रहे हैं इसको। तो उसके पास एक अलग से पावर है आर्टिकल 200 में, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति किसके लिए संरक्षित करेंगे, उनके ऊपर कौन है। तो लिखिएगा, डिसीजन टू रिजर्व द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, अंग्रेजी वाले लिख लिए कि नहीं यार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्णय, ये दो आर्टिकल 200 में आता है, का निर्णय ले सकता है वो। ऐसे कंडीशंस आते हैं और गवर्नर बाकायदा उस पर अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इन इम्पोज्ड द स्टेट, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल is imposed in the state to the failure of constitutional machinery, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो, the governor himself uses all the power of council of ministers, all the power of, क्या लिखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियों का उपयोग स्वयं करता है। ठीक है, आगे लिखो, एज सच ही एक्ट्स एज एन एजेंट, वर्ड बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना, एजेंट। एज सच ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। ऐसे में वह राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ एजेंट का मतलब आप सकारात्मक ही लीजिएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, है ना, ठीक है ना। सरकार कह रहा ना कि जो मशीनरी है, मशीनरी कौन है भाई, धामी जी की सरकार क्या है, एक मशीन है, मशीनरी ही तो है। सरकार क्या है हमारी, एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है जो एक सिस्टम से अवतार लेती है। भाई विधायक चुनते हैं हम, उसी में से बहुमत होता है, उसी में से एक नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही मंत्री बनाता है, मतलब बोल देता है, गवर्नर शपथ दिला देते हैं, और सारी जो प्रदेश की ड्यूटी है उसी के हिस्से में चली जाती। अब पता चला कि आपको पानी बांटना है, बांट ही नहीं रहे, सड़क बांट ही नहीं रहे, उत्पात मचा हुआ, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी, आप सो रहे हैं, बस खाई में गिर रहा है, आपको पता ही नहीं है, चार धाम यात्रा में दिन भर की दिक्कत है, आप बीन बजा रहे हैं। तो राजभवन में बैठा हुआ जो गवर्नर है उसको लगेगा कि यार मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत बढ़ी हुई है, यानी कि जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो सही काम नहीं कर रही है। तो फिर लिखेगा राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 कि सर दिस एंड दिस, सो एंड सो, दैट इज दिस प्रॉब्लम, ये व्हाट एवर, आप जानो
बताओ क्या करना है। अगर वाकई में सरकारी मशीनरी विफल है, एक जैसी व्यवस्था देनी चाहिए देने में विफल है, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो आर्टिकल 356 सरकार सस्पेंड, खत्म, सरकार टर्मिनेट कर दो, सस्पेंड कर दो, जो भी करना है कर दो। उसके बाद गवर्नर जो राजभवन में बैठे हैं वो मंत्रिपरिषद की पावर उनके पास चली जाएगी और केंद्र के यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जानते हैं भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। भारत का एक भी राज्य को ये हिम्मत नहीं हो सकती जो अलग राह पकड़े। लिखिए, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार में इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है। किसका? जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर है उसका तो लिखा है साफ साफ, इसका नहीं है। बट इन अनयूजुअल circumstances and when the governor, परंतु असामान्य परिस्थितियों में, and when the governor acts as agent of the center, परंतु असामान्य परिस्थितियों में तथा जब राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, he can exercise डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर, तब वह कुछ मामलों में विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। 2-3 पॉइंट बता रहे हैं। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। पहला लिखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इफ नो वन पार्टी हैज मेजॉरिटी सपोर्ट, समझ गए? यदि किसी एक दल को बहुमत न मिला हो या समर्थन प्राप्त ना हो, हाँ ठीक हो गया। अभी बताया तो यार त्रिशंकु वाला, कर्नाटक का भी एग्जाम्पल दिया तो था। तुम लोग जोड़ पा रहे हो कि नहीं जो समझाया था? कह रहा हूं कि जब किसी एक को मेजॉरिटी ना मिली हो, तो कर्नाटक में 2018 में क्या हुआ था? किसी को मेजॉरिटी मिली थी? नहीं। अभी इस साल मिली है ना? तो ये डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल के पास है? हाँ, नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा हर बार? क्यों? डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली ऑन द एडवाइस the chief minister who has lost the support of the majority, बहुमत का समर्थन खो देने वाले मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन, ठीक है, विधानसभा का विघटन, इस पर उसका डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा। लास्ट, डिसमिसल ऑफ कैबिनेट आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। डिसमिस्ड या डिसमिसल लिखो, डिसमिसल, DIS लिख लिए, डिसमिसल ऑफ कैबिनेट आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना। अब लिखो वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। तो राष्ट्रपति एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाते हैं थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, बताए थे कि नहीं? तो लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202 सेम टू सेम और सेम the governor causes the statement of receipts and expenditures of each financial year
टू बी लेड इन द लेजिस्लेचर। वित्तीय शक्ति में एक तो 202 में ये समझ गए ना। दूसरा लिखो 202 लिखो आगे, द डिमांड फॉर एनी ग्रांट, हिंदी में नहीं बताया, लिखो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानमंडल में रखवाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। आगे लिखिए, द डिमांड फॉर एनी ग्रांट इन लेजिस्लेचर, द डिमांड फॉर एनी ग्रांट in the legislature shall be presented only on the recommendation of the governor। विधानमंडल में किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश की जाएगी। अगर इसको और बारीकी समझना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, आर्टिकल 203 क्लास 3, 203 क्लास 3 में ये लिखा हुआ है। आगे लिखें, एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड कर लीजिए, एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 207 1, 207(1). आगे लिख, द गवर्नर हैज पावर ओवर द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर हैज पावर ओवर द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है, आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। एंड ही कैन विड्रॉ द एडवांस फंड फ्रॉम इट, वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है, वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है। ठीक है ना, कंटिजेंसी फंड से राष्ट्रपति भी तो निकालता है ना, पता ही नहीं थे क्या यार? अरे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया तो पार्लियामेंट कहाँ बैठी है जो परमिशन देगी? यार वो बताए नहीं थे कि पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर 1 रुपया नहीं निकाला जा सकता संचित निधि से। तो कंटिजेंसी फंड बनाया ना बेटा, इमरजेंसी में खर्चा कर लो, बाद में अप्रूवल ले लेना।